जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार में एक बार फिर से स्वागत। और दोस्तों, मैं अपना चैनल का नाम डीके स्टडी से बदल करके विद्या प्रसार कर दिया है। तो आप लोग ज़्यादा इसमें सोचने का बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीके स्टडी थोड़ा सा और लग रहा था, इसलिए अच्छा सा चैनल कर दिया गया है विद्या प्रसार। तो ये सवाल जो हम लोग लेकर के आए हैं, ये जो सेट लेकर के आए हैं, ये सेट नंबर 14 लेकर के आए हैं। और आपको पता ही है कि RRB ALP CBT1 29/11/2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे पहुँचते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो कहता है कि कोलाइड विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि कोलाइड कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है। तो ये गलत बात है, कोलाइड कणों का आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड विलयन के अवयव परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम है। तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऑक्सीजन अणु डैश है। तो ऑक्सीजन अणु में द्वितीय परमाणु अणु होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है और इसका पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ये अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से न कहीं से जुगाड़ करेगा। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन को पाने के चक्कर में ऑक्सीजन का परमाणु जो होता है कि परमाणु बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक समान विद्युतीय गति का वर्णन करता है। तो विद्युतीय गति आप जानते हैं कि अगर कोई पिंड किसी विद्युतीय पथ में गति करता है तो उस गति को विद्युतीय गति कहा जाता है। और दोस्तों, आपको जब क्लास में करवाया जा रहा था तो एक घूर्णन गति भी करवाया गया था। घूर्णन गति से मेरा तात्पर्य यह है कि जब कोई वस्तु अपना अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो ऐसे गति को घूर्णन गति कहा जाता है। घूर्णन गति के एग्जाम्पल बताया गया था कि छत का फैन, मिल प्लेट, लट्टू, नाचता हुआ लट्टू, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो घूर्णन गति के एग्जाम्पल है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा हुआ है विद्युतीय गति। तो विद्युतीय गति वैसे गति को कहा जाता है जब कोई वस्तु किसी के रेफरेंस लेकर के उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहता है, तो वैसे गति को विद्युतीय गति कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि पृथ्वी का परिक्रमा जो चंद्रमा काटते रहता है, तो किस गति के तहत, तो विद्युतीय गति के तहत चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटना विद्युतीय गति का एग्जाम्पल है। सूर्य का चक्कर काट रहा है, सूर्य का चक्कर काट रही है पृथ्वी, ये भी विद्युतीय गति का एग्जाम्पल है। और विद्युतीय गति के एग्जाम्पल एक और आप ध्यान में रखेंगे कि जब शादी में वर और वधू मड़वा को रेफरेंस लेकर के जब गोल गोल चक्कर लगाते हैं, 7 फेरा लेते हैं, तो वैसे गति को भी हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय गति कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग विद्युतीय गति और घूर्णन गति समझ गए होंगे। घूर्णन गति वैसा गति को कहा जाता है जो अपने अक्ष के प्रति घूर रहा हो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, छत का फैन, मिल प्लेट, नाचता हुआ लट्टू। विद्युतीय गति क्या है, वह गति जो किसी के रेफरेंस लेकर के उसके चारों तरफ गति कर रहा हो, विद्युतीय गति। विद्युतीय गति के एग्जाम्पल आपको क्या बताया गया, विद्युतीय गति के एग्जाम्पल बताया गया कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते रहती है तो विद्युतीय गति होगा। पृथ्वी का चक्कर सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाते रहती है तो ये भी विद्युतीय गति होगा। और आप शादी में 7 फेरा लेते हैं मड़वा को रेफरेंस लेकर के, तो भी विद्युतीय गति होगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि क्या सही होगा। तो विद्युतीय गति का क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान विद्युतीय गति का वर्णन किया गया है। तो सीधी सड़क पर गतिमान एक कार विद्युतीय गति के एग्जाम्पल नहीं है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ बंदर, ये भी सही बात नहीं है। आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदे, ये भी गलत बात है। घड़ी की सुई की गति विद्युतीय गति के एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए कि एक पिंड है जिसका मास m1 है और एक पिंड है जिसका मास m2 है, और दोनों पिंड के बीच की कुछ डिस्टेंस रहा होगा, उसको हम लोग r से सूचित करते हैं।
और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों के पिंड के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों के बीच के जो दूरी है उसके दूरी के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाओगे तो एक फार्मूला जनरेट होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, F बराबर G(m1 m2 बटा r² होता है। जहां आपको पता है कि m1 मास है, m2 दूसरा मास है, और r क्या है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस है, और g क्या है, कांस्टेंट है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वीय नियतांक है, और g का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg² होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील जो है यह आपका कॉपर होगा, और आपको पता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो पोटेशियम होता है, और सबसे कम जो क्रियाशील धातु होता है वो सोना होता है। अगर क्रियाशील की हम बात करें तो कम से ज़्यादा हम कुछ बोल दे रहे हैं, नोट कर लेना, नोट करना है तो नोट कर ले। तो सबसे कम क्रियाशील धातु होता है सोना, सिल्वर, मरकरी, उसके बाद होता है, उससे ज़्यादा होता है कॉपर, उससे ज़्यादा होता है लेड, टीन, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, और देन पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील जो अभी आपको बताया गया वो होता है सोडियम। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि आयरन से अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो आयरन से अधिक क्रियाशील है कॉपर। आयरन क्या है कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, सॉरी दोस्तों, आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि आयरन जो है कॉपर से अधिक है, बाकी सबसे क्या है, अधिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। संयोजन अभिक्रिया आप जानते हो कि जब दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। या जब दो अणु मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करेगा, तो संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। प्राकृतिक गैस का जलना संयोजन अभिक्रिया का ये भी एग्जाम्पल है। कैल्शियम क्लोराइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, ये बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा डैश कहलाता है। तो मान लीजिए कि यह आपका वक्रता के यह आपका दर्पण है, यह कौन सी दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का ये है आपका पोल और यानी ध्रुव है, और ये है सेंटर, और ये है फोकस, और ये है सेंटर। तो सेंटर और पोल को जो रेखा जोड़ती है उस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, प्रधान अक्ष बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता नहीं है। तो इनमें कोई अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है, एपिथेलियम होता है। इनमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उससे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये इसका विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पास सटाकर लेपित विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जाता है। अगर आप पास किसी विद्युतरोधी
को आप कुंडलित करोगे तो इससे जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं परिनालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा परिनालिका। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की 2024 स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट, कौन सी? स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से गेंडे की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है? तो काला गेंडा प्रभावित होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लंबाई एल और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए एक चालक का प्रतिरोध डैश समानुपाती होता है या अनुक्रमपाती होता है? तो पता है आपको कि रेजिस्टेंस जो होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है और रेजिस्टेंस जो होता है यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्रॉस सेक्शन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर इक्वेशन 1 माना जाए और इसको अगर इक्वेशन 2 माना जाए तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बराबर एक कांस्टेंट लगा देते हैं रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा? तो एल अपॉन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 12 बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही की घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानव उपस्थिति को नेतृत्व करेगी? तो एक्सोमी 4 जो है ये मिशन जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है और भारत के तरफ से शुभांशु शुक्ला को भेजा गया है। और शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और लोग गए थे और ये गए हैं 25 जून, कितने जून? 25 जून 2025 को ये लोग गए हैं और वहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन पे 14 दिन का रहने का प्लान है और उसके बाद ये वापस आएंगे। जबकि आपको पता होगा कि न्यूज़ में हम लोग सुन रहे थे कि शुभांशु मिश्रा नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट कांटेक्ट किए हैं और नरेंद्र मोदी से उनको डायरेक्ट बातचीत हुई है और शुभांशु मिश्रा नरेंद्र मोदी को वो अंतरिक्ष के तमाम चीज़ें के बारे में, रहस्य के बारे में बता रहे थे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एक्सोमी 4 के तहत भेजा गया है और भारत की तरफ से कौन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कोशिका। आपको पता है कि कोशिका क्या होता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका को क्या बोला जाता है? तो स्ट्रक्चरल एंड यूनिटल स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी कोशिका क्या है? कोशिका क्या है कि शरीर के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है कोशिका। दोस्तों आपको पता है कि कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी और यह कोर के में देखा था, यानी पेड़ की छाल में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया था। कोशिका में कई तरह के कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो पाया जाता है वो राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और कोशिका में एक और कोशिकांग होता है सूत्रकणिका, और सूत्रकणिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है और ऑक्सीश्वसन की क्रिया के दरमियान एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी के निर्माण के दरमियान क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की राजधानी में नहीं जमा रहता है? कोशिकाओं की राजधानी में जमा नहीं होता है तो ये शर्करा
शर्करा कोशिकाओं की राजधानी में वैक्यूल्स में नहीं रहता है। बाकी खनिज लवण रहता है, प्रोटीन रहता है, अमीनो एसिड रहता है, लेकिन नहीं रहने वाला कौन सा है? तो शर्करा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सही कथन का चयन कीजिए। परागकण की प्रक्रिया में परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? तो जठर रस का पीएच मान सबसे कम होता है और इसका जो पीएच मान होता है 1.3 से लेकर के 1.5 के बीच में होता है। तो जठर रस आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपको पता होगा कि जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी पिंड पर लगने वाला 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी यहाँ पर फोर्स जो दिया हुआ है ये 10 न्यूटन दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है ये 2 मीटर दिया हुआ है। तो वर्क पूछ रहा है, वर्क क्या होता है? तो वर्क बराबर जानते हो एफ कॉस थीटा, और अगर एक ही तरह का है तो कॉस थीटा जो हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो एफ यहाँ 10 न्यूटन और जो विस्थापन जो हुआ 2 मीटर हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 जूल। वर्क का ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। तो मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन को दर्शाता है? तो पहले आप समझिए कि जनन में क्या होता है। तो जनन 2 तरह का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें नर और मादा का होना अति आवश्यक है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नर के बॉडी में भी जनन हो जाएगा, अकेले नर कर सकता है भी और अकेले मादा भी कर सकता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन आपको बताया गया था कि अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है विखंडन द्वारा, और आपको बताया गया था अलैंगिक जनन विखंडन होता है। अलैंगिक जनन का एक प्रकार था मुकुलन और अलैंगिक जनन का एक प्रकार था कायिक। तो यहाँ पर कहता है, आपको बताए थे कि विखंडन में कौन सी जनन होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी छोटा मोटा जो कोरोना वायरस है, छोटा मोटा बैक्टीरिया वगैरह है, उसमें जो विखंडन होता है, उसमें जो जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। यहाँ पर मलेरिया परजीवी में जो विखंडन होगा वो होगा बहुविखंडन। और बहुविखंडन में बताया गया था कि मदर सेल जो होता है कई तरह के अपने जैसा संतति सेल का निर्माण कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है? बहुविखंडन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिअवंध गुणधर्म होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है? सिंपल सी बात, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इसलिए किसी दूसरे परमाणु से ये 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। इसलिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारे द्वारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया गया। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से आप लोगों को लिए बिहार एसएससी का भी सेट का जो है सीरीज कंटिन्यू करवाया जाएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला है। और जीके जीएस का 75 क्वेश्चन हम पर डे बिहार एसएससी में करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।